Hello everyone, this is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. As we all know, जो UPAPU है उसकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी एंड हो चुकी है। आज हम पुलिस एक्ट देखने वाले हैं जहां से आपके प्री एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में पूछे जाने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पुलिस एक्ट को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम सेक्शंस के पार्ट पे जाने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस एक्ट के बारे में वो जान लेते हैं। जैसे कि ये जो एक्ट है द पुलिस एक्ट 1861 ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। टोटल सेक्शन कितने हैं, टोटल कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, एक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है, तो उनको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम आते हैं कोर जो हमारे सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे द पुलिस एक्ट, ये 1861 का है। यहाँ पे टोटल सेक्शंस की अगर हम बात करें तो टोटल 47 सेक्शंस इस एक्ट में गिवन है। एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1861, इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेसिडेंशियल असेंट किस दिन मिली थी और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। तो इस एक्ट में ईजी है आपको लर्न करना, क्योंकि दोनों ही डेट्स जो है वो सेम है। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिली थी 22 मार्च 1861 को और वही सेम डेट इसके इन्फोर्समेंट की भी है। अब सेकेंड थिंग कि किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसका पर्पस पता होना चाहिए कि हाँ वो एक्ट अगर बना है तो किस पर्पस के लिए बना है, क्या उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे मल्टीपर्पज़ है इसका इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला पर्पस है टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड, ठीक है, उसके साथ साथ टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो पर्पस हमें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट इस एक्ट का ध्यान रखना है। पहला ऑब्जेक्ट है टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस एंड to make it more efficient instrument for the prevention and detection of crime। अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो रिपील हो गए हैं, तो उन सेक्शंस को हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो रिपील हो चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6, 11, 38, 39, 40 और 41 ये जो सेक्शंस हैं ये रिपील हो चुके हैं। कब हुए थे? यूपी अमेंडमेंट एक्ट इन्फोर्समेंट डेट, यूपी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 2001 में, तो वहाँ पे उस अमेंडमेंट से इनको डिलीट कर दिया गया था। और इसके जो अमेंडमेंट हुई थी उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? तो 10 अगस्त 2001 है। इसको भी हमें साथ में ध्यान रखना है। तो ये थी बेसिक कुछ जानकारियाँ जो हमें इस एक्ट को पढ़ने से पहले जाननी थी। अब हम आते हैं अपने बेरा एक्ट रीडिंग पे, जिसमें सारे ही पॉइंटर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से हम उनको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस एक्ट का नाम तो हमने देख लिया था कि ये एक्ट जो है पुलिस एक्ट 1861 है। एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1861 एंड एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। और 22 मार्च जो है वो प्रेसिडेंशियल असेंट की भी डेट है, साथ साथ इन्फोर्समेंट की भी डेट है। प्रियम्बल किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्ट या पर्पस बताता है, तो ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिया था। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे। ठीक है, किसी भी एक्ट को आप जब रीड कर रहे हैं तो उनमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो हमारे डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में गिवन होते हैं। वही सेम मीनिंग हम आगे के सेक्शंस में जब हम पढ़ते हैं तो वही सेम मीनिंग हम वहाँ पे उनका डिराइव करते हैं या लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1 जो इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे वेरियस डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो दी है वो मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का मतलब पूरी डेफिनेशन हमें रीड करनी है, क्योंकि पूरी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है द चीफ ऑफिसर चार्ज्ड विद द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सरसाइज करता है द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन द चीफ ऑफिसर चार्ज्ड विद सच एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टाइल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी वर्डिंग हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है मैजिस्ट्रेट की, तो द वर्ड है मैजिस्ट्रेट, उसमें इंक्लूड दिया हुआ है शैल इंक्लूड ऑल पर्सन्स विद इन द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइजिंग ऑल और एंड पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट के विद इन में जो भी सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेगा मैजिस्ट्रेट के, वो कहाँ पे वो इंक्लूड होगा मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में। आगे आते हैं पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस में पुलिस शैल इंक्लूड ऑल पर्सन्स हु शैल बी इनरोल्ड, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इनरोल्ड वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना है। एम्बेरस एनी प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस और एनी पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस इन विच दिस एक्ट शैल बी ऑर्डर्ड टू टेक इफेक्ट। तो जहाँ जहाँ पे ये और जो स्टेट प्रेसिडेंसी या प्लेस हैं, जहाँ पे भी ये इन ऑर्डर्स का जो भी ऑर्डर इस एक्ट में दिए जाएंगे उसका इफेक्ट होगा, वो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्ड्स
डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं? इसमें कोई अगर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या अदर पर्सन भी अपॉइंट किया गया है जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर दिस एक्ट इन एनी डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारे लोग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मीनिंग में आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इंक्लूड दिया है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे बात की जा रही है। आगे है पर्सन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। पर्सन में यहाँ पे कंपनी और कॉरपोरेशन दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ईदर पूछा जा सकता है या बोथ पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। द वर्ड मंथ शैल मीन अ कैलेंडर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है कैटल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। बिसाइड्स हॉर्न्ड कैटल, हॉर्न्ड कैटल को छोड़ के इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट, कैमल, हॉर्सेस, एशेस, मोल्स, शिप, गोट एंड स्वाइन। तो ये सारी डेफिनेशंस गिवन थी। अब हम आते हैं बेसिक मेरे नेक्स्ट सेक्शन पे। तो सेक्शन 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स। जो पुलिस फोर्स की जाती है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है, कौन करता है, ये देखते हैं। सो द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए जो पूरी ही पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको करती है, वो एक पुलिस फोर्स मानी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी वन पुलिस फोर्स, इसको हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पे और ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक्स ऑफ एनी पुलिस फोर्स शैल बी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी उसी तरीके से होगा, ठीक है। पर प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है उसे वन पुलिस फोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 3 है सुपरिटेंडेंट्स इन स्टेट गवर्नमेंट। सो जो पूरा का पूरा सुपरिटेंडेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट पे इन्वेस्ट रहता है, इसको हमें ध्यान रखना है। द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ पुलिस थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इन एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू विच सच डिस्ट्रिक्ट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है। Except as authorized under the provision of this act, no person, officer of a court shall be empowered by the state government to supersede or control any पुलिस फंक्शनरी, ठीक है। तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती है वो किसी भी तरीके से उसके पावर को ओवर रीच नहीं कर सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। और सबके सब जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एटसेट्रा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स वाइज भी इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एटसेट्रा। सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस थ्रू आउट अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट शैल बी वेस्टेड इन एन ऑफिसर टू बी स्टाइल्ड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इन सच डेप्यूटी इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डीम, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस फोर्स का वो किसके द्वारा देख रेख में होता है, तो वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उनमें वेस्ट कर दिया जाता है। और कौन करता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है। और उसी के साथ साथ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल में भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि सही है तो वो उनमें भी वही सेम पावर को इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस थ्रू आउट द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल under the general control and direction of such magistrate be vested in the district superintendent and such assistant district superintendent as the state government shall consider necessary। तो भाई जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट में भी कर सकती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट में भी कर सकती है। ये एक हराकी के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट सेक्शन 5 बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, ठीक है। तो हमने इंस्पेक्टर जनरल के बारे में देखा, अब यहाँ पे उनके पावर्स क्या होंगे। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेशंस को भी इम्पोज करेगी और साथ ही साथ पावर्स को भी इम्पोज करेगी जो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को गिवन होगा। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल हैव फुल पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बट शैल एक्सरसाइज दोज पावर्स सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सारे पावर्स जितने उन्हें दिए जाने चाहिए वो सब देगी, बट उस पर कंट्रोल किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। वो जिस तरीके से चाहे वो उस पर लिमिटेशन लगा सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो रिपील हो चुका है तो इसको हमें ध्यान रखना है, हमने पहले ही डिस्कस किया था।
आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7 पे, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एटसेट्रा ऑफ इन्फीरियर ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो 311 कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट में from time to time make under this act the inspector general, deputy inspector general, assistant inspector general और district superintendent of police may at any time dismiss कर सकती है, suspend, reduce कर सकती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को of subordinate ranks whom they shall think remiss और नेग्लिजेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो कोई भी पर्सन अगर ऐसा है जो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है सही से, नेग्लिजेंटली है, रेमिस कर रहा है और अनफिट है, ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे उनका डिसमिसल वगैरह भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, और मे अवॉर्ड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट टू एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक हु शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन केयरलेस और नेग्लिजेंट मैनर। तो क्या क्या यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइन जो है वो एक अमाउंट में होगा, तो 1 मंथ पे जो होगा ना उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा क्या है, कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। ध्यान रखिएगा 15 डेज यहाँ पे दिया है, विद और विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीक और अदर ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइन का अमाउंट जो है वो 1 मंथ पे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो उनको एक कन्फाइनमेंट दी जाएगी वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। डिप्राइव कर सकते हैं उन्हें गुड कंडक्ट पे से, और साथ ही साथ उन्हें रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोल्यूमेंट से। नेक्स्ट सेक्शन 8, सर्टिफिकेट्स टू पुलिस ऑफिसर। तो कोई तो प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो पुलिस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो जब पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेक्शन 8 उनके बारे में बात करता है, ये इंडेक्स पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट टू पुलिस ऑफिसर, every police officer appointed to the police force other than an officer mentioned in section 4, ठीक है, shall receive, यहाँ पे other than officer mentioned in section 4 ध्यान रखिएगा, shall receive on his appointment a certificate in the form annexed to this act। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें सील किसकी होती है, under the seal of the inspector general or such other officer as the inspector general shall appoint। और यहाँ पे उसी भी सर्टिफिकेट में बताया जाता है कि क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं जो पुलिस ऑफिसर के अंदर में वेस्ट होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट दिया है सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। तो such certificate shall cease to have effect whenever a person named in it ceases for any reason to be police officer, and on his ceasing to be such an officer shall forthwith surrender by him to any officer empowered to receive the same। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी रीज़न की वजह से कोई पुलिस ऑफिसर है जो अपना नाम खुद विड्रॉ कर लेता है, या किसी रीज़न से उसको सस्पेंड वगैरह किया जाता है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं रह गया है तो उसको अपना सर्टिफिकेट जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कोई भी पर्सन जो भी इम्पावर्ड है उसको वो सबमिट कर सकता है। सेकेंड पैरा क्या बोलता है, अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बाई रीजन ऑफ विच सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफिस सीज टू बी पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच सस्पेंशन the powers, functions and privileges vested in him as a police officer shall be in abeyance, but he shall continue subject to same responsibilities, discipline and penalties to the same authorities as if he had not been suspended। ठीक है, नेक्स्ट 9 है, पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिज़ाइन विदाउट लीव और 2 months पे। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो तब तक रिज़ाइन नहीं कर सकता है जब तक कि वो 2 महीने की प्रायर नोटिस ना दे दे। तो सेक्शन 9 इसी के बारे में बात करता है। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 2 months। नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एट लिबर्टी टू विदड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड टू डू सो बाय द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और बाय सम अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू ग्रांट सच परमिशन और विदाउट द लीव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट टू रिजाइन हिज ऑफिस। तो जनरल प्रोविज़न ये है कि नहीं कर सकता है जब तक कि 2 मंथ का प्रायर नोटिस ना दे दिया हो, लेकिन अगर वो जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं या कोई अदर ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर हैं जो अलाउ कर देते हैं तो वो तुरंत का तुरंत वहाँ पे रिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो जो नोटिस वाला पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 है पुलिस ऑफिसर्स नॉट टू इंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। So, no police officer shall engage in any employment or office whatever other than his duties under this act unless expressly permitted to
टू डू सो इन राइटिंग बाय द इंस्पेक्टर जनरल। तो जनरल प्रोविज़न क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी अदर जो एक्टिविटी है या एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब तक कि इंस्पेक्टर जनरल अपनी रिटन एक परमिशन नहीं दे देता है तब तक नहीं। अगर दे देता है तो फिर वो इंगेज हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 11, पुलिस सुपर एनुएशन फंड। ये रिपील हो चुका है, इसको ध्यान नहीं देना है। 12 में बात करते हैं पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। सो द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं ऑर्डर्स रूल एज ही डीम एक्सपीडियंट relative to the organization, classification and distribution of police force। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है और इतना बस ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स, इतना ध्यान रखिए कि जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही ये कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 13, एडिशनल पुलिस फोर्स ऑफिसर्स एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर कहीं पे अगर कोई पर्सन है वो नेसेसिटी शो कर रहा है कि उसके पास पुलिस ऑफिसर जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसका कॉस्ट जो है वो कौन बियर करेगा? वो इंडिविजुअल जो है जो चाह रहा है, ठीक है, तो वही बियर करेगा। पढ़ लेते हैं एक बार पूरा ही सेक्शन इसको। सेक्शन 13 बात करता है इट शैल बी लॉफुल फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एनी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल और for the district superintendent subject to general direction of the magistrate of the district on application कौन करेगा? On the application of any person showing the necessity thereof to depute any additional number of police officers to keep the peace at any place within the general police district and for such time as shall be deemed proper, such force shall he exclusively under the orders of the district superintendent and shall be at the charge of the person making the application। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए जाएंगे उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? उसकी कॉस्ट जो है जो पर्सन एप्लीकेशन कर रहा है, जो चाहता है कि हाँ एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स लगे, तो वो करेगा। प्रोवाइडेड क्या दिया है? provided that it shall be lawful for the person on whose application such deputation shall have been made or giving 1 month's notice in writing to the inspector general, deputy inspector general or assistant inspector general or district superintendent to require that the police officer so deputed shall be withdrawn and such person shall be relieved from the charge of such additional force from the expiration of such notice। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ नोटिस का जो क्लॉज है वो ध्यान रखिएगा कि अगर वो चाह रहा है कि विड्रॉ किया जाए तो वहाँ पे 1 मंथ के अंदर में उसको नोटिस दे देना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 14, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स। तो यहाँ पे भी दिया है कि वेनेवर एनी रेलवे, कनाल और अदर पब्लिक वर्क और एनी मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल कंसर्न शैल बी कैरीड ऑन और बी इन ऑपरेशन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इट शैल अपीयर, वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल को ये अपीयर भी होता है दैट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इन सच प्लेस इज रेंडर्ड नेसेसरी बाय द बिहेवियर और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन सच वर्क, मैन्युफैक्चरिंग और कंसर्न। तो वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल के लिए लॉफुल होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से एडिशनल पुलिस फोर्स जो है उस जगह पे डेप्यूट कर सकता है एंड टू एम्प्लॉय द सेम एज लॉन्ग एज द नेसेसिटी शैल कंटिन्यू। तो जितने समय तक वो नेसेसिटी कंटिन्यू रहेगी वो उतने समय तक उसको बनाए रख सकते हैं। एंड अपॉन द पर्सन हैविंग द कंट्रोल और कस्टडी ऑफ द फंड्स यूज्ड इन द कैरिंग ऑन सच वर्क, मैन्युफैक्चरिंग और कंसर्न फॉर द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स सो रेंडर्ड नेसेसरी एंड सच पर्सन शैल देयर ऑन कॉस्ट पेमेंट टू बी मेड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है 15, क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे डिस्टर्ब या डेंजरस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एडिशनल पुलिस फोर्स लगाई जा सकती है। पढ़ते हैं, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉफुल है बाय प्रोक्लेमेशन टू बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड इन सच अदर मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल डायरेक्ट टू डिक्लेयर दैट एनी एरिया सब्जेक्ट टू इट्स अथॉरिटी हैज़ बीन फाउंड to be a disturbed or dangerous state or that from the conduct of any inhabitants such area or any sections वैसे इस सेक्शन से हम सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स पर्पस को अगर हम ध्यान रखते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे बस अथॉरिटी किसके पास है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इंस्पेक्टर जनरल करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना नहीं कर सकता है, तो वो ही क्लॉज हमें ध्यान रखना है और इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे
इनहैबिटेंट्स की डेफिनेशन दी है, तो इनहैबिटेंट में क्या क्या ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इनहैबिटेंट शैल इंक्लूड पर्सन who themselves or by their agents or servants occupy or hold land or other immovable property direct from dayas or occupier in such area, notwithstanding that they do not actually reside therein. नेक्स्ट आते हैं 15A पे, अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन टू सफरर फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इनहैबिटेंट्स और पर्सनस इंटरेस्टेड इन लैंड। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर किसी एरिया में इन रिगार्ड टू प्रोक्लेमेशन, ठीक है, इन रिगार्ड टू विच एनी प्रोक्लेमेशन नोटिफाइड अंडर लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस इन फोर्स, अगर डेथ या ग्रीवियस हर्ट या किसी भी तरीके का लॉस, डेंजर, डैमेज होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को कॉज किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे और वहाँ के मतलब जो इनहैबिटेंट्स हैं उनके मिसकंडक्ट की वजह से ये होता है, तो जिसको भी वो लॉस हुआ है बीइंग एन इनहैबिटेंट ऑफ सच एरिया, वो लॉफुल होगा कि वो क्लेम कर सकता है जो भी इंजरी उसको सफ़र हुई है उस मिसकंडक्ट की वजह से। और यहाँ पे नोटिस कितने दिन के अंदर में लगाना होगा, ठीक है, तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, तो ये 1 मंथ का जो क्लॉज है उसको ध्यान रखना है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंजरी और सच shorter period as may be prescribed an application for the compensation of the magistrate of the district or of subdivision of a district within the such area situated। और जब यहाँ पे वो एप्लीकेशन दे दी जाएगी, नोटिस दी जाएगी, तो वहाँ पे अब मैजिस्ट्रेट का रोल आएगा। यहाँ पे इट शैल देयर अपॉन बी lawful for the magistrate of the district with the sanction of the state government after such inquiry as he may deem necessary, तो वहाँ पे वो एडिशनल पुलिस फोर्स भी लगा सकते हैं, और हैज़ नॉट बीन क्वार्टर्ड इन सच एरिया अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन 2, तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं दैट द पर्सन टू हुम इंजरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय और हैज़ इंश्यूर्ड फ्रॉम सच मिसकंडक्ट, फिक्स कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू सच पर्सन एंड द मैनर इन विच इट इज़ टू बी डिस्टर्ब्ड अमॉन्ग देम, एंड तीसरा है assess the proportion in which the same shall be paid by the inhabitants of such area other than the applicant who shall have been exempted from the liability to pay under the next succeeding subsection। प्रोवाइड जो है वो कहता है कि कुछ चीज़ों का मैजिस्ट्रेट ध्यान रखेगा, जैसे कि प्रोवाइडेड दिया है दैट द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन और असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस, ठीक है, अनलेस ही इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच इंजरी जो कि बताई गई है वहाँ पे हैज़ अराइजन फ्रॉम अ रायट और अनलॉफुल असेंबली विद इन सच एरिया, तो ये प्रूफ करना होगा कि जो रायट या अन असेंबली के वजह से ही उनको लॉस या इंजरी कॉज हुई है, एंड दैट द पर्सन हु सफर द इंजरी वॉज हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द ब्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकरेंसेज विच लीड टू सच इंजरी, और जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि हाँ उसे बेनिफिट दिया जाना चाहिए, इंजरी या लॉस हुआ है, तो उसको ये प्रूफ करना होगा कि उसका कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं था। थर्ड क्लॉज पे आते हैं, इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर के थ्रू किसी भी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकती है या क्लास या सेक्शंस ऑफ इनहैबिटेंट्स को मतलब मुक्त कर सकती है वहाँ से, जो भी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं या कोई भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट दिया गया है उनको उनसे मुक्त कर सकती हैं कि उनको अब कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, every declaration or assessment made or ordered passed by the magistrate of the district under subsection 2 shall be subject to revision by the commissioner of the revision or the state government, but save as other forces shall be final। Fifth clause है, no civil suit shall be maintained liable in respect of any injury for compensation has been awarded under this act, ठीक है, सेक्शन ध्यान रखिएगा। सिक्स एक्सप्लेनेशन है, इनहैबिटेंट्स की सेम मीनिंग जो हमने प्रीवियस में देखी थी वही है, तो उसको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है यहाँ से। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 16, रिकवरी ऑफ मनी पेएबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A एंड डिस्पोजल ऑफ द सेम व्हेन रिकवर्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी मनी पेएबल है अंडर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15A वो रिकवरेबल किसके थ्रू होगी, तो रिकवरेबल होंगी बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 386 एंड 387 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882। तो ये हम देख सकते हैं कि ये 1973 वाले के पहले का सेक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तक ऐसा जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो यही वाला सेक्शन ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और कोड यहाँ पे CRPC कौन से वाले की बात हो रही है, 1882 की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो अमाउंट जिस तरीके से रिकवरी ऑफ फाइन होता था ये उसी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है।
अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ध्यान रखना है कि 471 जो है इसके रिस्पेक्ट में जो न्यू BNSS आया है उसमें 471 ध्यान रखिएगा, बस ऐसे जस्ट फॉर रेफरेंस कि हाँ फाइन से किस रिस्पेक्ट में कहाँ पे दिया है। मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज अ फाइन, ये 471 BNSS जो है वो इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है थर्ड क्लॉज, ऑल मनीज पेड और रिकवर्ड अंडर सेक्शन 15A शैल बी पेड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू द पर्सन टू होम एंड इन द प्रोपोर्शन इन विच द सेम आर पेएबल अंडर दिस सेक्शन। तो मनी 15A में जो भी रिकवरी की जाएगी वो मैजिस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद अगर एक पर्सन को इंजरी हुई थी तो सारा पैसा उसे दे दिया जाएगा, नहीं तो अगर कई लोग उसमें इन्वॉल्व थे तो उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको पेएबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन 17 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सफिशिएंट नीड अराइज हो जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम तो वहाँ पे स्पेशल पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखिए, सेक्शन 17 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर दिया है तो एनी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ध्यान रखना है, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर मे अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू अपॉइंट रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड टू एक्ट एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। कौन लगाता है? कोई भी पुलिस ऑफिसर लगा सकता है, बट वो इंस्पेक्टर जनरल मतलब रैंक इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। मे अप्लाई टू द मैजिस्ट्रेट टू अपॉइंट रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड टू एक्ट एज ए स्पेशल पुलिस फोर्स, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर के बारे में दिया है तो नेक्स्ट सेक्शन उसके बारे की पावर के बारे में बात करता है। 18 में दिया है पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एवरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल हैव द सेम पावर, privileges, protection and shall be liable to perform the same duties and shall be amenable to the same penalties and be subordinate to same authorities as the ordinary officer of the police। तो सेम जिस तरीके से ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर के पावर, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ सब होती हैं, सैलरी वगैरह, वो सब के सब यहाँ पे उसी तरीके से होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे 19 में दिया है रिफ्यूज़ल टू सर्व एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अगर मान लीजिए कि किसी को अपॉइंट किया गया था और वो रिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? इफ़ एनी पर्सन बीइंग अपॉइंटेड एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर एज अ फॉर्सेड शैल विदाउट सफिशिएंट एक्सक्यूज नेगलेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है टू सर्व एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और जो भी लॉफुल ड्यूटीज़ हैं उनको भी ओबे नहीं कर रहा है, ऑर्डर, डायरेक्शन, ये सब जो दिए गए हैं उसको अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो कन्विक्ट किया जाएगा बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, जिसमें फ़ाइन का जो अमाउंट है वो कितना लगाया जाएगा? काफ़ी ट्रिपलिंग कह सकते हैं अमाउंट है, ट्रिपल, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ाइन का अमाउंट जो है वो 50 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगा फॉर एवरी सच नेगलेक्ट, रिफ्यूज़ल और डिसओबीडियंस। तो अगर जब का ये एक्ट है 1861 का, उस अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ की वैल्यू बहुत थी। अब के टाइम में हम कह सकते हैं कि 50,000 होगा इसका वैल्यू या 1,000 हो सकती है। तो अभी तक जो बुक में है हमें वही ध्यान रखना है, तो 50 रुपीज़ को ही हमें ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट सेक्शन है 20 अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाई पुलिस ऑफिसर। सो द पुलिस ऑफिसर इनरोल्ड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी except the authority provided for the police officer under this act and any act which shall hereafter be passed for regulating criminal procedure। तो वही काम करेंगे, वही ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे, वही अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे जो उनको दी गई है एक्सप्रेसली, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। आगे आते हैं 21, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंडेक्स पर्पज से भी और किन के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है वो भी थोड़ा। तो 21 बात करता है विलेज पुलिस ऑफिसर। नथिंग इन दिस सेक्शन, ये एक सेविंग क्लॉज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट एनी हेरिडिटरी और अदर विलेज पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अनलेस सच ऑफिसर शैल बी इनरोल्ड एज अ पुलिस ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। व्हेन सो इनरोल्ड सच ऑफिसर शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। नो हेरिडिटरी और अदर पुलिस ऑफिसर शैल बी इनरोल्ड विदाउट द कंसेंट एंड द कंसेंट ऑफ दोज हु हैज़ बीन राइट ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 22 बात करता है पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के पर्पज़ से, जो भी इस एक्ट का पर्पज़ कंटेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो सभी पुलिस ऑफिसर हैं वो हमेशा ड्यूटी पे ही माने जाएंगे। एट एनी टाइम ही एम्प्लॉयड एज अ पुलिस ऑफिसर इन एनी पार्ट ऑफ द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 23 ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ दी हुई हैं 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे लिख सकते हैं हम।
It shall be the duty of every police officer promptly to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority to collect and communicate intelligence affecting the public peace and to prevent the commission of offences. तो बेसिकली जो मेन पर्पज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, उसके आसपास में ना हो, और इंस्पेक्शन करना, एंटर करना किसी भी ड्रिंकिंग शॉप, गेम्स हाउस या किसी अदर प्लेस पे जहाँ पे कोई इस तरीके का एक्ट हो रहा है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि अलाउड नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करना, उनको एप्रीहेंड करना, और ये सारे जो एक्ट हैं ये ड्यूटीज़ होती हैं पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे सेक्शन 24, पुलिस ऑफिसर मे ले इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन भी ले कर सकते हैं। It shall be lawful for any police officer to lay any information before a magistrate and to apply for a summons, warrant, search or such other legal process as may by law be issued against any person committing an offence. Next, 25, police officer to take charge of unclaimed property and be subject to magistrate's order as to disposal. ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे it shall be duty of the police officer to take charge of all unclaimed property and to furnish such inventory thereof to the magistrate of the district. तो जैसा कि हमने BNSS में और CRPC में भी पढ़ा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो भी चीज़ों को अपने पास लेंगे, ठीक है, कोई भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी अगर है तो वो तुरंत का तुरंत या थोड़ी देर के अंदर भी जो एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड दिया है वो किसको दे देंगे, वो मैजिस्ट्रेट को, जो भी उसके बारे में इन्वेंट्री है लिस्ट बना के सबमिट करेंगे कि हाँ हाँ ये प्रॉपर्टी है, ये अनक्लेम्ड है और इसके बारे में कोई भी मतलब अनक्लेम्ड है तो पता नहीं चल रहा है, तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने वो इन्वेंट्री बना के दे देंगे। द पुलिस ऑफिसर शैल बी गाइडेड एज द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी बाई सच ऑर्डर एज दे शैल रिसीव फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिस्पोजल किसके अकॉर्डिंग होगा, जिस तरीके से मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे उसी अकॉर्डिंगली उसका डिस्पोजल होगा। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 26, मैजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट चाहें तो वो किसी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकते हैं और प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मे डिटेन द प्रॉपर्टी एंड इशू अ प्रोक्लेमेशन स्पेसिफाइंग द आर्टिकल ऑफ विच इट कंसिस्ट एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु हैज़ एनी क्लेम देयर टू अपीयर एंड इस्टेब्लिश हिज राइट टू दी सेम। तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर में एक किसी प्रॉपर्टी को वो कर सकते हैं और उसके बाद प्रोक्लेमेशन एक इशू कर सकते हैं कि जो भी पर्सन से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है वो कितने दिन के अंदर में आके क्लेम करेगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया है वो जिस भी डेट से प्रोक्लेमेशन होगा उसके 6 महीने के अंदर में जिसका भी राइट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, अपीयर हो रहा है, वो वहाँ पे अपने राइट को आके क्लेम कर सकता है। सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 525 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शैल बी एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टी रेफर्ड टू दिस सेक्शन। तो ये 525 जो है वो 1882 वाले CRPC का, इसको भी ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे, 27 बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नो क्लेमेंट अपीयर्स। अगर मान लीजिए कि कोई क्लेमेंट ही अपीयर नहीं होता है, जो भी 6 महीने का पीरियड अलाउ किया गया है टू क्लेम सच प्रॉपर्टी या जो भी प्रोसीड्स थे, तो वहाँ पे अगर उन्हें सोल्ड कर दिया जाता है, इट मे इफ़ नॉट already sold under subsection 2 of the last preceding section be sold under the orders of the magistrate of the district। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उनके ऑर्डर पे उसको सेल ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लॉज कहता है द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर द प्रीसीडिंग सबसेक्शन एंड द प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर सेक्शन 26 टू विच नो क्लेम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट 28, पर्सन्स रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑन सीजिंग टू बी पुलिस ऑफिसर। तो जहाँ पे भी कोई पर्सन है जो इनरोल्ड हुआ था एज अ पुलिस ऑफिसर और वो सीज़ कर जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो जब सीज़ कर गया अपनी ड्यूटी, वो पुलिस ऑफिसर नहीं रहा है, तो वहाँ पे अगर वो रिफ्यूज़ करता है जो सर्टिफिकेट अलाउ किया गया था प्रीवियस सेक्शन में, वो सर्टिफिकेट को वापस से वो देने से मतलब उसको वापस कर देना होता है कि अब हम पुलिस ऑफिसर नहीं हैं। तो अगर वो मना करता है, रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, टू डिलीवर सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे और सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, उसके साथ साथ जो क्लॉथिंग है, अकाउंटमेंट्स हैं, अदर अपॉइंटमेंट या अदर नेसेसरीज जो हैं, तो उसके लिए वो लायबल होगा। कितने के लिए, तो पेनल्टी का जो अमाउंट है वो 200 रुपये
इम्प्रिजमेंट उसको 6 महीने की हो सकती है या दोनों हो सकता है, पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट दोनों हो सकती है। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर जो सर्टिफिकेट है जब वो पुलिस ऑफिसर नहीं रह जाता है, डिलीवर करने से मना करता है, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 200 रुपये की पेनल्टी लग सकती है, 6 महीने तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है या दोनों से पनिश किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। 28 इसके बारे में बात करता है। आगे आते हैं 29 पेनल्टीज़ फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एट्सेट्रा। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने पे, तो वहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पे जो 2 मंथ का नोटिस देना था उसको भी इग्नोर करता है, कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हु शैल बी गिल्टी ऑफ कवर्डिक और हु शैल ऑफर एनी अनवारंटेबल पर्सनल वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी, तो वो लाइबल होगा ऑन सच कन्विक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 months पे और टू इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है एनी पुलिस ऑफिसर हु कमिट्स एनी एक्ट और ओमिशन एज इन्विसिज्ड दिस सेक्शन शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड। क्या क्या लाइबिलिटी होगी, पेनल्टी 3 महीने तक का जो उसका पे है उतना पेनल्टी लगाई जा सकती है, इम्प्रिजमेंट जो है वो 3 महीने तक की हो सकती है या दोनों से पनिश किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 30 बात करता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड प्रोसेशंस एंड लाइसेंसिंग ऑफ द सेम। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक असेंबली होनी है, प्रोसेशन होना है, लाइसेंस ग्रांट करना है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, कौन अलाउ करता है, तो इसके बारे में सेक्शन 30 है जो बात करता है। तो देखते हैं सेक्शन 30 है, द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में एज ओकेजन रिक्वायर्ड डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट दी कंडक्ट ऑफ ऑल असेंबलीज एंड प्रोसेशन ऑन द पब्लिक रोड। जैसे कि हम देखते हैं कि मुहर्रम में जुलूस निकलता है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन जो है वो इशू किए जाते हैं, तो वो कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट अवेलेबल नहीं है तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी कर सकते हैं। या दुर्गा पूजा के लिए ही जब कोई यात्रा निकालनी होती है या बहुत सारे प्रोसेशंस वगैरह हैं जो वेरियस धर्म से रिलेटेड हैं निकालने होते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शन इशू करने का डिस्ट्रिक्ट में काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का, कि किस रास्ते से जाना चाहिए, किस टाइम पे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को वही रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, he may also on being satisfied that it is intended by any person or class of person to convene or collect an assembly in any such road, street or throughout or to form a procession which would be, तो यही जो हमने पढ़ लिया वही सफिशिएंट था, बस अथॉरिटी का नाम याद रखना है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि लाइसेंस वगैरह इशू कराना है तो उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड he may issue a license specifying the names of the licensees and define the conditions on which alone such assembly or such procession, तो लाइसेंस इशू भी वही करते हैं और इसके लिए कोई भी फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए इसको ध्यान रखना है। 4th क्लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 30 का क्लॉज 4 जो है म्यूज़िक इन द स्ट्रीट्स की बात करता है। जैसे बहुत सारे प्रोसेशन निकलते हैं तो बहुत ही लाउड जो है वो साउंड, म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा डेसिबल वे साउंड्स होते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में जो कंट्रोलिंग है वो भी यहाँ पे रेगुलेट की जाती है। तो क्लॉज 4 उसके बारे में बात करता है। तो क्लॉज 4 बात करता है म्यूज़िक इन द स्ट्रीट्स। तो ही में ऑल्सो, ही का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के बारे में बात हो रही है या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। ही में ऑल्सो रेगुलेट द एक्सटेंट टू विच म्यूजिक में बी यूज इन स्ट्रीट्स ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल एंड सेरेमनीज। नेक्स्ट 30A, पावर्स विद रिगार्ड टू असेंबलीज एंड प्रोसेशंस वायलेटिंग कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो अब मान लो लाइसेंस 30 में ग्रांट हो गया, अब उसका वायलेशन किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे असेंबली या प्रोसेशन का जिसको ग्रांट किया गया है उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो भी पेनल्टी सेक्शन 32 अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वायलेशन जो कंडीशंस दी हुई हैं लाइसेंस की उसका वायलेशन किया जाता है तो यहाँ पे पेनल्टी जो सेक्शन 32 में दी हुई है वही पेनल्टी लगेगी। तो 32 को एक बार देख लेते हैं क्या पेनल्टी का अमाउंट दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेनल्टी का अमाउंट 200 रुपये फ़ाइन दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 200 रुपये जो फ़ाइन है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। बात करते हैं 31 की, पुलिस टू कीप ऑर्डर्स ऑन पब्लिक रोड्स एक्सेट्रा। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन द पब्लिक रोड्स। ठीक है, एंड इन पब्लिक स्ट्रीट्स, thoroughfares, घाट्स एंड लैंडिंग्स प्लेसेस एंड एट all other places of public resort to prevent obstruction on the occasion of assembly। ये सारी चीज़ें जो है वो कौन, मतलब जो एक
ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम जो होगा वो कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर की प्राइमा फेसी यहाँ पे ड्यूटी होगी। ठीक है, तो रोड्स, स्ट्रीट्स, थ्रू आउट, घाट्स, लैंडिंग प्लेसेस, ये सब जगह पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट ना हो, ये सारी चीज़ों का देखभाल कौन करेगा, पुलिस करेगी। आगे आते हैं 32 में हमने देख लिया था पेनल्टी फॉर डिसोबेइंग ऑर्डर्स इशूड अंडर लास्ट प्रीसीडिंग 3 सेक्शन। तो 30, 30A और 31, इन तीनों में जो भी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, अगर इनको जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा लाइसेंस ग्रांट किया गया है या उसका वॉयलेशन वगैरह किया जाता है, तो यहाँ पे उसके लिए जो भी पर्सन कर रहा है उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे फाइन का अमाउंट जो है वो 200 रुपये तक उसी पे इम्पोज किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं 33, सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक तरीके से सेविंग क्लॉज है। नथिंग इन दिस last 4 preceding sections shall be deemed to interfere with the general control of the magistrate of the district over the matters referred to therein। तो एक तरीके से उनके पावर को सेव किया गया है कि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस उनके काम में नहीं किया जाएगा। किसके काम में, विद द जनरल कंट्रोल ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जो भी काम किए जा रहे हैं तो वो उनमें कोई भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 34, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड्स एक्सेट्रा, पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन के द्वारा कोई किसी रोड पे, किसी ओपन प्लेस पे, स्ट्रीट में या किसी फेयर में, किसी भी तरीके का, मतलब एक टाउन में जो लिमिट सेट की गई है वहाँ पे अगर किसी भी तरीके का वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंस कॉज किया जा रहा है जो कि ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, जैसे कि रिस्क, अनायंस, डेंजर ऑफ डैमेजेस का भी डर है वहाँ के रेजिडेंट्स और पैसेंजर को, तो वहाँ पे जो फाइन का अमाउंट है वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, 50 रुपये, ध्यान रखिएगा, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। इम्प्रिजमेंट कितनी हो सकती है, विद और विदाउट हार्ड लेबर, जो कि 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। और इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी विदाउट अ वारंट एनी पर्सन हु विद इन हिज व्यू कमिट्स एनी सच ऑफेंसेस नेमली। तो यहाँ आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग नेचर का पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा विदाउट अ वारंट हो रहा है। और यहाँ पे फाइन का अमाउंट कितना लगा है, 50 रुपीज़। इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट हार्ड लेबर हो सकती है 8 दिन की, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि ऑफेंसेस कौन कौन से यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला है, अगर कोई स्लॉटर करता है कैटल को, क्यूरियस राइडिंग करता है एट्सेट्रा, तो वहाँ पे। सेकेंडली दिया है, क्रूएलिटी कर रहा है कोई बीच रोड पे एनिमल से या इस तरीके से कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, उसको मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ये सब। थर्ड क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेंजर्स, किसी भी तरीके का वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है जिससे कि कन्वीनियंस में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे। फोर्थ है, एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल, ठीक है, जो गुड्स नहीं किए जाने चाहिए उसका एक्सपोज कर रहा है सेल के लिए, जैसे कि ड्रग्स को खुलेआम कोई बेच रहा है या कोई अदर चीज़ भी है जो कि अलाउड नहीं है उसको बेच रहा है, उस तरीके से। फिफ्थ है, थ्रोइंग डर्ट इनटू स्ट्रीट, मना किया गया है कि हाँ यहाँ सामने डर्ट नहीं करना है, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, फिर भी वो चीज़ों को कर रहा है, तो वहाँ पे भी होगा। सिक्स्थ दिया है, बीइंग फाउंड ड्रंक और रैशियस, ठीक है। नेक्स्ट है सेवेंथ, इनडिसेंट एक्सपोजर ऑफ मैन, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पर्सन है इनडिसेंट एक्सपोजर कर रहा है, ठीक, तो वहाँ पे भी उसको भी यहाँ पे मना किया गया है और उसके लिए पेनल्टी होगी, विदाउट वारंट उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजरस प्लेस, ठीक है, तो यहाँ पे एनी पर्सन जो कि नेग्लेक्ट टू फेंस इन और ड्यूली प्रोटेक्ट एनी वेल, टैंक और अदर डेंजरस प्लेस और स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेक्शन जो है वो एम्पावर करता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि वो उन्हें कस्टडी में ले सकते हैं बिना वारंट के, ठीक है। और कोई भी पर्सन जो कि जो 8 क्लॉजेस दिए हुए हैं, जो ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए गए हैं, उनकी नज़र में वो ऑफेंस अगर कर रहा है तो। आगे आते हैं 35 बात करता है जुरिस्डिक्शन, ये इंडेक्स पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एनी चार्ज अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिटरमाइंड ओनली बाय एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेबल से ऊपर का कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है उस पर किसी भी तरीके का चार्ज लगता है तो उसके ऊपर पावर कौन एक्सरसाइज करेगा या डिटरमाइन करेगा, तो वो मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट 36, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो 36 को सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स पर्पस से ध्यान रखिए।
तो बेसिक ये 36 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन है जो इसको यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, उसको किसी अदर एक्ट में भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कोई अदर रेगुलेशन दी है वहाँ पे भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे प्रोवाइजो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इस बात को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 20 का प्रोहिबिशन है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है एक, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किया जाएगा कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। आते हैं 37 में, रिकवरी ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स इम्पोज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। तो 37 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी तरीके का अगर जो आईपीसी का 64 से लेके 70 तक का प्रोविज़न दिया था जिसका रिकवरी ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज से रिलेटेड था, उसको ध्यान में रखते हुए उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फ़ाइन का अमाउंट जो है वो इम्पोज किया जाएगा, या पेनल्टीज़ को जिस तरीके से भी सेटअप करना है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रोवाइजो सेकंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोवाइडेड दिया है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 65 ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोड। मतलब आईपीसी के सेक्शन 65 में कुछ भी कह दिया गया हो, कोई भी पर्सन अगर उस पर फाइन इम्पोज किया गया है अंडर सेक्शन 34 ऑफ द पुलिस एक्ट, तो उसको इम्प्रिजमेंट जो है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच फाइन कितने दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो प्रोवाइजो है ये सुपरसीड कर रहा है किसके ऊपर, ये स्पेशल प्रोविज़न है, तो ये सुपरसीड कर रहा है जनरल प्रोविज़न जो कि आईपीसी में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि 65 आईपीसी में कुछ भी कह दिया गया हो, अगर कोई भी इम्प्रिजमेंट होती है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट, तो वो सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। नेक्स्ट 38, 39 एंड 40, 41 ये चारों रिपील हो चुके हैं, तो इनको नहीं देखना है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 42, लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। तो जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, प्रोसिक्यूशंस लिए जाएंगे किसी भी पर्सन को, तो वो थ्रू आउट द जर्नी, मतलब सब जो है वो एक लॉफुल तरीके से होना चाहिए। जो नोटिस वगैरह दी जानी चाहिए वो प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है विद इन 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एंड बाय सर्विंग 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ सच पर्सन। तो ये दोनों कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी चीज़ को ध्यान नहीं रखना है। आगे आते हैं 43 बात करता है प्ली दैट एक्ट वॉज डन अंडर वारंट, ठीक है। तो यहाँ पे any action of prosecution shall be brought or any proceeding held against any police officer for any act done by him in such capacity, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the authority of a warrant issued by the magistrate, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्शन अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन लगाया जाता है उनके एक्शन के लिए, तो वहाँ पे वो बता सकते हैं कि हाँ उन्होंने एक्ट को किस तरीके से, एक तरीके से वो अपना जस्टिफिकेशन जो है उसको देने का मौका उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और तो कुछ देखने लायक नहीं है सच। आते हैं, हाँ एक क्लॉज देख लीजिएगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्शन या प्रोसिक्यूशन अगर इंस्टीट्यूट किया जाता है अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन अंडर दिस एक्ट, तो वहाँ पे 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ आफ्टर द एक्ट कंप्लेंट ऑफ हैड बीन कमिटेड एंड आफ्टर गिविंग 1 मंथ नोटिस इन राइटिंग टू कॉज ऑफ एक्शन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफेंडेंट अक्यूज, वो नोटिस सर्व कर सकते हैं अपॉन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये ध्यान रखिएगा, बस ये 3 मंथ वाला और 1 मंथ का क्लॉज जो है उसको ध्यान रखना है, और इंडेक्स ध्यान रखिएगा। 44 है पुलिस ऑफिसर टू कीप डायरी। तो जैसे कि हम जानते हैं जनरल डायरी होती है जो पुलिस ऑफिसर को रखना होता है, डे टू डे जो भी उसमें चीज़ें होती हैं वो उन पे मार्क करना होता है, उन्हें मेंशन करना होता है। तो वो इसके रिस्पेक्ट में ही यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखिएगा कि ये ड्यूटी होती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की, कि वो एक जनरल डायरी रखेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई है, और उसमें सारी डिटेल्स जो हैं डे टू डे उसको मेंशन करेंगे, और मजिस्ट्रेट जब भी चाहें तो उस डायरी को मंगवा सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 45, स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अगर फॉर्म है वो कौन प्रेस्क्राइब करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द इंस्पेक्टर जनरल और अदर पुलिस ऑफिसर आर बाउंड टू सबमिट रिटर्न्स इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इंस्पेक्टर जनरल और जो अदर पुलिस ऑफिसर हैं वो बाउंड हैं कि जो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसी के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट 46, स्कोप ऑफ द एक्ट। तो दिस एक्ट शैल नॉट बाय इट्स ओन ऑपरेशन टेक इफेक्ट इन एनी प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस, ठीक है। एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं लगाया गया है, बट
अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके एक्सटेंड कर सकती है इसको होल और एनी पार्ट ऑफ दिस एक्ट और टू एनी प्रेसिडेंसी स्टेट और प्लेस एंड दी whole or any such proportion of this act and shall specified in such order shall thereupon take effect in such presidency state or place. Next, last, authority of district superintendent of police over village police. Authority of district superintendent of police over village police. तो ये इंडेक्स पर्पज से ध्यान रखिएगा. It shall be lawful for the state government in carrying this act into effect in any part of the territories subject to the state government to declare that any authority which now is or may be exercised by the magistrate of the district over any village watchman or other village police officer for the purpose of this act, this police shall be exercised subject to general. तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज़ कर सकती है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो कि एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना अथॉरिटी किसके ऊपर, एनी विलेज वॉचमैन या कोई अदर विलेज पुलिस ऑफिसर है जो कि अपॉइंट किए गए हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ पुलिस सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ द मैजिस्ट्रेट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. ये 47 सेक्शंस थे पुलिस एक्ट के जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं. अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पुलिस रेगुलेशंस के सारे ही जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं उनको देखने वाले हैं वन बाय वन. जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है या तो पूछे जा चुके हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रोबेबल बने हुए हैं MCQs, तो हम उनको देखने वाले हैं. आपको रेगुलेशन इसलिए भी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि वो मेंस के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको बैलेंस्ड स्टडी करनी है. बाकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, 500 समथिंग पैराग्राफ्स हैं, तो सारे हमें याद नहीं करने हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बस उन्हीं को ध्यान में रखना है. तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.